हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका फिजिक्स टीचर आरपी सिंह हूँ। मैं पिछले 6 साल से आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे फिजिक्स के कठिन से कठिन चैप्टर को बखूबी आसानी से समझ पाते हैं और मेरी यह कोशिश भी रहती है कि मैं उनको सरल तरीके से समझा सकूँ। तो अब बारी आपकी है और इसलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछली क्लासेस में रिफ्रैक्शन में प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन और स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था। नाउ रिफ्रैक्शन की एक बहुत ही स्पेशल क्वालिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना। एक चीज़ तो हम लोग जानते हैं कि जब भी रे जो है, अगर मैं बोलूं कि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो हमें पता है कि रे जो है अगर ऐसे मूव कर रही है, दिस इज़ द ओरिजिनल पाथ, तो रेयरर से डेंसर में जब भी मूव करेगी इट विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल, है कि नहीं। ये अगर नॉर्मल लाइन है तो ठीक है। लेकिन अगर कोई रे जो है, अगर कोई रे डेंसर से, मान लेते हैं कि ये डेंसर है और ये रेयरर है, तो डेंसर से रेयरर की तरफ अगर कोई रे मूव करे तो जो इसका ओरिजिनल पाथ है, तो ये रे क्या करती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये आई होता है और ये क्या होता है, आर। उसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आई है और यहाँ पर क्या है, आर है। तो इफ़ द रे मूव फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, देन एंगल आर जो है दैट इज लेस देन एंगल आई। बट इफ रे मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, द एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर इस मीडियम में हम अगर आई की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो आर की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा व्हेन आर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, है ना। तो व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री, एट दिस टाइम द एंगल आई इज इक्वल टू सी एंड दिस एंगल इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वह एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर रिफ्रैक्टेड रे, जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है वह कितना होता है, 90 डिग्री। लेकिन ये तब हम बात करते हैं जब रे डेंसर से रेयरर में मूव कर रही हो। यहाँ पर देखें तो आई जो है, आर जो है आई से छोटा है, तो आई को बढ़ाते जाएंगे आर भी बढ़ेगा, बट आर विल ऑलवेज रिमेन स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में हम ये बोलते हैं कि व्हेन एनी रे मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, then the value of angle of incidence at which angle of refraction is 90 degree is known as critical angle। तो अब जरा क्रिटिकल एंगल के लिए हम बात करें यहाँ पे। ये नॉर्मल है, यहाँ पे रे जो है ये डेंसर है ना, डेंसर मीडियम है। लेट्स सी दिस मीडियम इज N1 या ND लिख लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम।
है ना, एंड दिस इज रेयरर NR, रे इज मूविंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ I, है ना, तो I इज लेस देन C, if angle I is less than C, this is the original path, this will be R, है ना. At this case angle R will be less than 90 degree, but if angle I is equal to C, critical angle, at that juncture angle R becomes 90 डिग्री. तो ये एंगल जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, है ना. बट इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन C, यानी कि यह एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, जो हम नॉर्मल से और रे के बीच में काउंट करते हैं, एंगल I इज ग्रेटर देन C, एट दिस पॉइंट दिस रे विल गेट रिफ्लेक्टेड, है ना, दिस रे विल बी गेट रिफ्लेक्टेड, और यह एंगल जो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज I विच इज ग्रेटर देन C. तो दिस फिनोमेना ऑफ लाइट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलने के पीछे रीजन क्या होता है, रिफ्लेक्शन होने का मतलब, जब भी रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ पार्ट्स जो होती हैं लाइट की 100% इंटेंसिटी जो होती है वह क्या होती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, अगर हम केवल रिफ्लेक्शन की बात करें. बट मेजॉरिटी ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात जब करते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन द इंटेंसिटी विच इज रिटर्न्ड बैक ड्यू टू दिस फेनोमेना इज 100% विच वाज इंसिडेंट, है ना. यानी कि जितना यहाँ पे हम इंसिडेंट करा रहे हैं, जिस इंटेंसिटी की लाइट को, वह पूरी की पूरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वह रिफ्लेक्ट बैक होती है. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो ये बात होती है. दूसरी बात अगर देखें तो यहाँ पर साइन C के बारे में अगर बात करें तो हमको पता है कि यहाँ पर अगर C है, ये एंगल C है, तो लाइट जो है ऐसे मूव करती है और ये एंगल कितना हो जाता है, π/2. तो π/2 होता है, तो हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं. तो यहाँ पर जो है हम डेंसर मीडियम लिखे हुए हैं, क्या चीज़, ND, और इसको क्या लिखा हुआ है, NR, डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम. तो साइंस अगर हमने लगाया, स्नेल्स लॉ अप्लाई किया, तो लिख सकते हैं कि ND इंटू साइन C इज इक्वल टू NR इंटू साइन π/2. साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि साइन C जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू NR अपॉन ND. NR अपॉन ND हमको मालूम है कि ये रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. दिस विल बी ऑलवेज लेस दैन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम. तो साइन C बराबर जो होगा, तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा उसको हम इससे निकाल पाते हैं. यहाँ पे ध्यान रहे, साइन C की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, है ना. इसलिए ऊपर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज स्मॉलर, एंड नीचे जो होता है दैट इज ग्रेटर. तो हमेशा लेस देन 1 तभी हो सकती है जब हम ऊपर जो है रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें और नीचे जो है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखें. नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन. चलिए इस क्वेश्चन को करें. व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा सो दैट लाइट इंटरिंग नॉर्मली थ्रू द सरफेस AC ऑफ अ प्रिज्म डजंट क्रॉस द सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस AB, है ना. ये थीटा एंगल दिया हुआ है, ये थीटा एंगल दिया हुआ है ना. यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है,
which is equal to 3/2, then what should be the value of angle थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि वह रे जो है AB को क्रॉस न करे। बोलो, अगर हम इसको देखें तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये लाइट जो है दैट इज़ मूविंग नॉर्मली, तो यहाँ पर अगर देखें तो आई जो है वह कितना है यहाँ पे, अगर इस रे के लिए बात करें जो ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो ध्यान रहे यहाँ पर आई बराबर 0 होगा तो आर बराबर भी जो होगा वह कितना होगा, 0 होगा। नॉर्मल इंसिडेंस होने का मतलब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू जो होती है वह कितनी हो जाती है, 0। तो यहाँ पर जो है आई बराबर, तो इसका मतलब ये है कि लाइट विल मूव स्ट्रेट। बट यहाँ पर जो है देखें तो यहाँ पर जो है अगर देखें तो ये थीटा है तो ये वैल्यू भी जो होगा, अच्छा इसको जो है देखें तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। एक नॉर्मल ड्रॉ करें, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा। कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये वाली एंगल, ये एंगल जो होगा यह एंगल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस थीटा, होगा कि नहीं। तो यह रे जो है क्या कंडीशन हो कि यह रे AB को क्रॉस ना करे। AB को क्रॉस नहीं करने के लिए वह π/2 माइनस थीटा की जो वैल्यू है, π/2 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वह C से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है C से कम होगा तो फिर रे जो होगी AB को क्या करेगी, क्रॉस करेगी। जब C से बड़ा एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से जब वो बड़ा एंगल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देयरफॉर π/2 माइनस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू C। कितना होना चाहिए, C। क्रिटिकल एंगल से यह वैल्यू बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों तरफ अगर हम साइन लें तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, साइन π/2 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन साइन C, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन C। साइन π/2 माइनस थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन साइन C की वैल्यू। अब ये सरफेस है, ये सरफेस है, जरा बताना यहाँ पर जो है कितना है, n बराबर 4/3 है और रे जो है 4/3 नहीं 3/2 है, 3/2 है और ये जो है क्या है, एयर है ना। ये कौन सा सरफेस है, AB सरफेस है। अब रे जो है ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल जो है π/2 माइनस थीटा है। तो ये वैल्यू जो है अगर हमको साइन C की वैल्यू, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू लिखनी हो, ये वैल्यू किसके लिए लिखनी हो, क्रिटिकल एंगल के लिए, तो ये साइन C बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन C बराबर जो छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 1 और बड़ा वाला जो है दैट इज़ 3/2, दिस विल कम आउट टू बी 2/3। यानी कि साइन C की वैल्यू यहाँ पर हम रख सकते हैं 2/3। कितना हो जाएगा, 2/3। तो अगर ये 2/3 हो गया तो इसका मतलब ये है कि कॉस थीटा जो होना चाहिए, अब कॉस को अगर लें तो यहाँ पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, शुड बी लेस देन और इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/3, है ना। कॉस की मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, जब हम इसका कॉस, जब हम कॉस के लिए लेंगे तो फिर जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो थीटा की मिनिमम वैल्यू अगर पूछता तो दैट इज कॉस इनवर्स -2/3 और थीटा की वैल्यू अगर रेंज पूछे तो दैट विल बी ऑलवेज लेस देन दिस वैल्यू, सो दैट दिस लाइट कैन नॉट मूव द सरफेस AB। नाउ मूव ऑन दिस क्वेश्चन। हाँ, इसको करें। A rectangular glass block of thickness 10 cm and refractive index 1.5 is placed over a small coin.
A beaker is filled with water of refractive index 4/3 to a height of 10 cm and is placed over a small block. Find the apparent position of object when it is viewed from at the incidence. दो क्वेश्चन है इसमें. If the eye is slowly moved away from the normal at a certain position, the object is found to disappear due to total internal reflection. At what surface does it happen and why? मैंने क्वेश्चन आज वो लिया है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत चांस होता है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए मैंने इसको जो है ऐसा क्वेश्चन लिया है जो कि हर कॉन्सेप्ट को क्या करे, कवर कर सके. तो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए. अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ थिकनेस 10 सेंटीमीटर. चलिए बनाइए इसको. क्या इसके लिए हम करेंगे, अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जरा इसको फिगर फॉर्म में हम अगर बना करके देखें तो यहाँ पर जो है ग्लास ब्लॉक जो है दैट इज थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ओवर अ स्मॉल कॉइन. अ बीकर इज फिल्ड विथ वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर. ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बोले तो मान लीजिए कि ये कॉइन है, ये कॉइन है. ठीक है, इस कॉइन के ऊपर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, जिसकी थिकनेस बोल रहा है कितना है, 10 सेंटीमीटर, है ना. अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि a beaker is filled with water of refractive index 4/3 to a height of 10 सेंटीमीटर, है ना. यानी कि 10 सेंटीमीटर तक फिर से यहाँ तक वाटर फिलअप किया गया है ना. और इसकी जो हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज 3/2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट इज n = 4/3. ये कॉइन है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है. देखो यहाँ पर क्या है, ऑब्जर्वर है. ऑब्जर्वर जो है, ये ऑब्जर्वर जो है दैट इज सीइंग दिस कॉइन. तो बोल रहा है कि अपरेंट डेप्थ क्या होगा, व्हाट विल बी द अपरेंट डेप्थ. क्या होगा अपरेंट डेप्थ. तो यहाँ पे पता है हमको कि ये 10 सेंटीमीटर है, ये कितना है, तो हर एक की वजह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, शिफ्ट निकाल लेंगे, है कि नहीं. ये भी एयर में है, वो भी एयर में है, तो हर एक की वजह से जो शिफ्ट निकालेंगे तो शिफ्ट जो हमारा होगा वह कितना होगा, T × 1 - म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब. तो हर एक के लिए शिफ्ट निकालें, कितना होगा शिफ्ट, कैलकुलेट करें. फिगर मैंने बनाया है, एक बार आप फिगर को देख करके इस चीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि कितना होगा, अपरेंट डेप्थ कितना होगा, और उसके बाद जो है फिर दूसरे क्वेश्चन पे हम आएंगे. एयर है, एयर ऑब्जर्वर भी एयर में है, यहाँ पर भी एयर है. इंडिविजुअल शिफ्ट निकालें, इंडिविजुअल शिफ्ट निकाल करके फिर बताएं कि व्हाट विल बी द अपरेंट डेप्थ. बोलो यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट S1 अगर बोलें तो 10 × 1 - 1 कितना है सराउंडिंग मीडियम, वो तो 1 होगा अपॉन 3/2, और S2 जो होगा दैट विल बी 10
इंटू 1-1/4/3, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2/3, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा 2/3, तो 1/3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3/4, तो आ जाएगा 1/3, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1/4, सॉरी 3 ऊपर चला जाएगा तो 1/3 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/4, एंड अगर इसमें देखें तो 2/3, तो 3 माइनस तो 1/3 सही है। तो टोटल शिफ्ट जो होगा, टोटल शिफ्ट एस नेट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2, दोनों पॉजिटिव हैं तो हम लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2.5, और ये कितना हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा 3.33 प्लस 2.5, दैट विल बी इक्वल्स टू 5.85 सेंटीमीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस है उसमें से हम क्या करें, इस डिस्टेंस को हटा दें, तो अपरेंट डेप्थ तो जो होगा, अपरेंट डेप्थ, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस 5.85, दैट विल बी इक्वल्स टू 14.15 सेंटीमीटर। कहाँ से, यहाँ से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। नाउ जिस क्वेश्चन के लिए मैंने लिया दैट इज सेकेंड क्वेश्चन, बोला कि इफ द आई इज स्लोली मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर आई को जो है, ये जो आई है, इस आई को हमने क्या किया है, शिफ्ट किया है, मतलब धीरे धीरे इधर क्या हो रहा है, वह शिफ्ट हो रहा है ऑब्जर्वर। तो शिफ्ट हो रहा है तो ये पूछा जा रहा है कि shift away from the normal at a certain position the object is found to be disappear, है ना, due to the total internal reflection at what surface does it happen and why, मतलब किस सरफेस की वजह से ऐसा होगा कि कॉइन हमें नहीं दिखेगा और क्यों नहीं दिखेगा। तो यहां से अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो हम इन दोनों सरफेस के लिए, एक तो ये सरफेस है ना, जो वाटर और ये वाटर और कौन सा सरफेस है, ग्लास इंटरफेस है, और एक जो है वाटर एयर इंटरफेस के लिए हम अगर बात करें, है ना, तो कौन से के लिए हम अगर बात करेंगे तो जो होगा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है दोनों इंटरफेस के लिए कैलकुलेट करें, जिसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी, है ना, उसकी वजह से जो होगा हमें जो जिसका छोटा होगा उसकी वजह से हमको यह कॉइन दिखाई नहीं देगा। तो फाइंड आउट किस इंटरफेस के लिए यह वैल्यू जो होगी ज़्यादा होगी, फाइंड आउट। एक बार इस इंटरफेस के लिए लाइट यहां से ऐसे जा रही है ना, तो जैसे जैसे जाएगा ऐसे ऐसे एंगल क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो देखें कि किस इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ज़्यादा होगी। यहां पर लिख लेते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर ग्लास इंटरफेस। कितना होगा वाटर ग्लास इंटरफेस के लिए, कितना होगा, तो साइन सी जो होगा, साइन सी अगर ध्यान से देखें तो हम क्या बोलते हैं, ऊपर स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन, तो ऊपर जो होगा कौन सा स्मॉलर है, 4/3 अपॉन 3/2, इसकी वैल्यू 1.5, इसकी वैल्यू 1.33,
तो इसलिए 4/3/3/2 लिख लेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 8/9 हो जाएगा। 8/9 का मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.88 हो जाएगा। मान लेते हैं कि इसको मैंने मान लिया sin C1। उसी तरह से क्रिटिकल एंगल फॉर एयर वाटर इंटरफेस जो सरफेस है उसके लिए क्रिटिकल एंगल निकालें तो लिख लेते हैं sin C2। ये वैल्यू जो होगी कितना होगी, 1 वाटर का कितना 4/3, तो ये आ जाएगा 3/4 होगा। और 3/4 की वैल्यू को अगर देखें तो ये 0.75 के बराबर होगी, है ना। तो कौन सी वैल्यू जो होगी, हम जानते हैं कि अगर θ1 इज ग्रेटर देन θ2 देन sin θ1 विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन sin θ2। तो यहाँ पर ये ऑब्वियस है, sin C1 की वैल्यू 0.88, sin C2 की वैल्यू 0.75, इसलिए C1 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन C2। C1 जो है दैट विल बी ग्रेटर देन C2, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी क्रिटिकल एंगल की वैल्यू वह C2 से ज़्यादा होगी। अब जरा बताओ यहाँ पे C2 क्या है, ये वाला इंटरफेस, और ये जो है इंटरफेस यहाँ पर देखें, तो ये इसकी वजह से, यानी कि यहाँ पर बोलें कि ये जो है यहाँ पर जो C की वैल्यू है और यहाँ पर जो C की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी है। इसका मतलब कि जैसे जैसे आइज जो होंगी नॉर्मल से दूर हटती जाएंगी, है ना, ऐसे जैसे जो ही दूर होती जाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर इस सरफेस पर यहाँ से तो रे क्रॉस कर रही होगी, बट इस सरफेस पर, है ना, जिसका क्रिटिकल एंगल क्या है, स्मॉल है, इस वैल्यू से यहाँ से रे जो होगी वह क्या होगी, टोटल इंटरनल TIR कर जाएगी, जिसकी वजह से यह रे जो होगी ऑब्जर्वर की आंख तक नहीं पहुँचेगी और इसलिए यह कॉइन जो होगा दैट विल बी डिसअपीयर, है ना। टोटल इंटरनल, यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा है कि किस इंटरफेस की वजह से और क्यों। तो किस इंटरफेस की वजह से हो रहा है, जो वाटर और एयर इंटरफेस है उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू स्मॉल है, जबकि ग्लास और वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू जो है दैट इज लार्जर, है ना। इसलिए जब रे यहाँ से मूव करेगी तो मूव करते हुए यहाँ से तो पास कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिकल एंगल क्या है, बड़ा है, बट यहाँ पर क्या होगी कि उस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू के लिए क्या होगी, TIR कर जाएगी, और जिसकी वजह से ये रे जो होगी ऑब्जर्वर की आंख में नहीं पहुंच पाएगी और फिर हमको जो कॉइन होगा वो दिखाई हमको नहीं देगा। तो रीज़न है कि ड्यू टू द स्मॉलर क्रिटिकल एंगल ऑफ वाटर एयर इंटरफेस द रे विल शो TIR at this surface या interface, that's why ray will not able to go in the observer eye and observer will not able to see the coin। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको। चलिए, ये बात समझ में आ गई है तो फिर इस क्वेश्चन को करें। AB and CD are surfaces of two slabs as shown in the figure. The medium between the slabs has refractive index 2। ये स्लैब है, दो स्लैब हैं ये, है ना, एक स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, दूसरे स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। द मीडियम बिटवीन द और इन दोनों स्लैब के बीच में जो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का दैट इज 2, है ना। फाइंड द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द रे इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बाय बोथ स्लैब। हमें उस मिनिमम वैल्यू बतानी है उस एंगल की जहां पर कि रे जो है TIR शो करे। चलिए कैलकुलेट कीजिए उसको। देखो यहां से देख लेते हैं, यहां पर अगर देखें
इसको थोड़ा बड़ा हम लोग बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ऊपर वाला मीडियम कितना है, √2, नीचे कितना है, 2 है ना, और फिर यहाँ पर फिर से कितना हो जा रहा है, √3। मान लो कि ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। यहाँ पर अगर टोटल TIR यहाँ पे होना है, अगर यहाँ पर TIR होना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन C। तो यहाँ के लिए साइन C की वैल्यू अगर निकालें तो साइन C फॉर दिस इंटरफेस कितना हम लिखेंगे, स्मॉलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज √2/2 एंड ऑल्सो रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर and this will be come out to be 1/√2 and this will be equal to sin 45 डिग्री। कितना, sin 45 डिग्री। इसलिए C की वैल्यू जो होगी that is 45 डिग्री फॉर दिस इंटरफेस। यानी कि अगर यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I अगर ग्रेटर देन 45 डिग्री हो तो रे TIR शो करेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो TIR यहाँ पे शो की, तो यहाँ पर जो है रे ऐसे आई, कितनी आ गई, मान लेते हैं कि 47 डिग्री है या 50 डिग्री है या 46 डिग्री है। तो यहाँ पर भी जो एंगल होगा, यहाँ पर देखें तो ये भी एंगल कितना होगा, I के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, I के बराबर। अब जरा यहाँ पर हम साइन C की वैल्यू निकाल लें। यहाँ पर अगर दोनों सरफेस की वजह से TIR होना है तो यहाँ पर भी TIR होना चाहिए। यहाँ पर TIR होने के लिए हमको C की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन C जो है दैट विल शुड बी इक्वल्स टू, कौन बड़ा है, ऊपर 2 है, नीचे √3 है, तो √3 इज द स्मॉल एंड 2 इज ग्रेटर देन √3/2 एंड दिस विल बी कम आउट टू बी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री, देयरफॉर दिस implies that the critical angle for this surface is equal to 60 डिग्री। है ना, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और अगर ऐसा है, अब जरा देखो कि मान लो कि हम कोई सा भी एंगल जो कि 45 से 60 के बीच में रखें तो यहाँ पर तो TIR होगा, बट यहाँ पर TIR नहीं होगा। रे विल क्रॉस दिस इंटरफेस और सरफेस, है ना। बट व्हेन वी कीप द एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, देन यहाँ पर तो TIR होगा ही। क्या अब यहाँ पर भी यह एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। इसलिए हमको मिनिमम एंगल जो रखना है जिसकी वजह से दोनों स्लैब की वजह से TIR हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, दैट शुड बी इक्वल टू, I should be equals to 60 डिग्री एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। इससे बड़ी हम रखते जाएंगे तो हमेशा TIR होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम वैल्यू जो होनी चाहिए दैट शुड बी 60 डिग्री, जिसकी वजह से कि दोनों ही स्लैब की वजह से क्या हो, TIR हो। चलें एक बार इस क्वेश्चन को करें, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको करें। और लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू एयर इंटरफेस, ग्लास से एयर इंटरफेस में जा रही है। फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच डेविएशन एंगल ऑफ लाइट विल बिकम 90 डिग्री, विल बिकम 90 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना। और इसका मतलब एक होता है कि जब हम कोई नहीं होता है कि एक चैप्टर पढ़ते हैं तो उस चैप्टर में कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका कि लोड होता है उस चैप्टर पे, तो
इसका मतलब प्रेशर बनता है। जब रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो इस पॉइंट का जो है टॉपिक का प्रेशर होता है पूरे टॉपिक पर, है ना। तो हमको इसको जो है ठीक ढंग से हमको आना चाहिए। तो लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम अ ग्लास टू एयर इंटरफेस। अब जरा हमको एक डेविएशन एंगल की बात कर लें। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा कितना होगा इन केस व्हेन रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग। तो एक इंटरफेस बना लेते हैं ऐसे, है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए एक केस हम ले लेते हैं, केस वन। केस वन ये है कि एंगल आई जो है दैट इज लेस देन सी, क्रिटिकल एंगल से स्मॉल है। और अगर ऐसा है तो ये जो हमारा रहा यहाँ पर जो है रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, दैट इज आई, ये आई है विच इज़ लेस देन सी है। तो अगर ऐसा है तो रे अगर मान लें कि डेंसर से रेयरर में मूव कर रही है, डेंसर से रेयरर, तो जब भी डेंसर से रेयरर के जब रे मूव करे तो हमको दो कंडीशन की बात करनी पड़ती है। व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो उस केस में यह जो रे होगी यहाँ पर उसकी बात करें तो यह एंगल जो होगा दैट विल बी आई। कितना होगा? आई होगा। अच्छा, ये एंगल जो होगा ये वाला एंगल जो है, ये एंगल कितना है? आई। तो देखो ओरिजिनल पाथ तो ये था और रे एक्चुअली ऐसे मूव की, तो यानी कि यह जो एंगल है दैट इज डेविएशन एंड दिस डेविएशन इज इक्वल टू आर माइनस आई। तो व्हेन रिफ्रैक्शन इज हैपनिंग देन द एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय आर माइनस आई। डेल्टा इज इक्वल टू आर माइनस आई व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन सी। यहाँ पर ये चीज़ हमको ध्यान देनी है। अब दूसरी चीज़ जो है उसमें जो है क्या चीज़ है कि दूसरा केस जो है केस टू की अगर बात करें, केस टू की बात करें तो ये इंटरफेस है, ये नॉर्मल है, रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, और यहाँ पे रे जो है दैट इज मूविंग एंड आई जो है दैट इज ग्रेटर देन सी। अगर ग्रेटर देन सी है तो एक चीज़ तो हमको ध्यान देना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू सी लें तो यहाँ पर तो एक चीज़ तो है कि लाइट जो होगी वह क्या करेगी? टी आई आर शो करेगी। सॉरी, ग्रेटर देन सी पे ये जो है आई इज लेस देन और इक्वल टू सी पे ये ले लें, है ना, आई ग्रेटर देन सी पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि रे जो है एक्चुअली अगर यह इंटरफेस नहीं होता तो रे का ओरिजिनल पाथ तो ये था, बट रे जो है ऐसे मूव कर गए, है ना, ड्यू टू टी आई आर, एंड दिस एंगल इज ऑल्सो एंगल आई एंड दिस एंगल is angle of deviation and this will be come out to be pi minus 2i। तो when केस 2 में क्या है कि when angle I is greater than critical angle, और जब भी ऐसा होगा तो उस केस में हमको ये पता चल रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा जो है दैट इज पाई माइनस 2i होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है इसका, दैट ग्राफ इज नोन एज, वह ग्राफ क्या होता है? ग्राफ ऑफ डेविएशन वर्सेस इंसिडेंट एंगल, और उसको जो है हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। ये जो है एंगल आई है,
ये डेल्टा है ना। यहाँ पर अगर देखें तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वैल्यू जो है i की वह वैल्यू है जहाँ पर i बराबर c है, और i बराबर जब c है तो c पर r की वैल्यू कितनी होती है, π/2। तो दैट वैल्यू यहाँ पर देखें तो ये वैल्यू जो है डेविएशन की, अगर ध्यान से देखें तो एंगल I इज लेस देन और इक्वल टू C पर अगर ध्यान से देखें तो डेविएशन जो है वह कितना है, r माइनस आई है। तो व्हेन I बराबर 0 तो r बराबर 0, बट व्हेन I बराबर C यहाँ पर रखें तो r बराबर π/2। तो व्हेन I बराबर C तो r बराबर π/2 π/2 and therefore deviation will be equals to π/2 minus c, and therefore this point is π/2 minus c, this point on the deviation axis। यहाँ पर देखें जो ही हम आगे बढ़ते हैं TIR हो जाता है, और TIR हो जाता है तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये वैल्यू जो है वह वैल्यू है जहाँ पर कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है, दैट इज π/2, है ना। और यह जो वैल्यू है दैट इज π-2c। दिस इज द ग्राफ ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो इस ग्राफ को जो है समझना है। ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन को शो कर रहा है, इस ग्राफ को देखें तो यह वह ग्राफ है जहाँ पर डेल्टा जो है r माइनस आई है और i जो है दैट इज लेस देन और इक्वल टू c है। बट यह जो सेगमेंट है वह उस डेविएशन को शो कर रहा है व्हेन i जो है ग्रेटर देन c है, और इस केस में जो डेविएशन है दैट इज π-2i के बराबर है ना। तो डेविएशन की यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अगर डेविएशन 0 से π/2 से π/2 माइनस c के बीच में हो, डेविएशन अगर 0 से π/2 माइनस c के बीच में हो तो i की दो वैल्यू होंगी। यानी कि अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें यहाँ पर तो देखें अगर तो एक यहाँ पर वैल्यू मिलेगी और एक यहाँ पर वैल्यू मिलेगी, मतलब i की दो वैल्यू के लिए एक वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस हो सकता है व्हेन डेविएशन इज 0 बिटवीन π/2 माइनस c। और जब हम यहाँ से π/2 माइनस c और π-2c के बीच में देखें तो दैट एंगल शुड बी इक्वल्स टू π-2c। तो ये एंगल जो है यहाँ पर जो है हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगा इस एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, एक वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल, है ना। यहाँ पर एक बार कट कर रहा है, बट ग्राफ यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ग्राफ को ये दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब दो सॉल्यूशन मिलेंगे। और यहाँ पर जब डेविएशन एंगल इसके और इसके बीच में हो तो केवल एक और एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।